हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है और हम 11वीं क्लास में फिजिकल ज्योग्राफी देख रहे हैं। और हम लोग देख रहे थे हीट बजट को। बेसिकली हम पढ़ रहे थे टेम्परेचर वगैरह को। तो सौर विकिरण को हम पढ़ चुके हैं, बैलेंस ऑफ हीट को पढ़ चुके हैं, और हम लोग जो है आपका टेम्परेचर जो है वेरिएशन कैसे हो रहा है, उन सब चीजों को हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर है? तो 1.9 कैलोरी प्रति वर्ग मिनट के हिसाब से क्या है, ये सारी चीजें आती हैं। ये हमने तो देख लिया। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का ध्यान रहेगा? ठीक है, यहाँ तक पढ़ चुके थे। तुंगता वगैरह को हम लोग देख लिए थे या नहीं देखे? तुंगता वगैरह ये सब देख लिए थे। देखिए, आज हम लोग को पढ़ना है थोड़ा सा व्युत्क्रमण। तो टेम्परेचर का मैंने ये समझाने का प्रयास किया था कि जो समदाब रेखाएं हैं वो किस प्रकार से वर्किंग है। तो कोशिश क्या रहेगी कि जो हमारी समदाब रेखाएं हैं वो किस प्रकार से थी, ये हमको देखना था। क्लियर है? तो इतना जो था हम लोग इसमें पूरा पढ़ चुके थे। सारी चीजें मैंने एक एक करके आपको समझा दी थी और पूरा अच्छे से मैंने यहाँ तक आपको जो हमारा हीट बजट है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब हम इसी हीट बजट में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे। क्लियर है? अब देखिए कहानी क्या है। ये हमारी 0 डिग्री है। क्या है? 0 डिग्री। इसी 0 डिग्री के पास मैंने आपको बताया था जब सन पड़ता है तो यहाँ पर क्या पड़ता है? सीधा। और यहाँ पर क्या पड़ती है? किरणें तिरछी पड़ती है। तिरछी पड़ती है। क्लियर है? कैसी पड़ रही है? तिरछी। और यहाँ कैसी पड़ रही हैं? तो यहाँ आपका सीधी पड़ रही है। ध्यान रहेगा किरणों में। तो कहां पर सीधी पड़ रही हैं, कहां पर तिरछी पड़ रही हैं, ये हमको स्पष्ट दिखाई देता है। अब देखिए, अब ये जो इक्वेटर है, अगर मैं समदाब रेखा खींचूं तो भाई जो आपकी समदाब रेखा है वो क्या है? समदाब रेखा रेखा क्या मतलब है? समान ताप को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहा जाता है। यही कहते हैं समदाब रेखा, जो आपका समान ताप को मिलाती है। जैसे अब देखिए, ध्यान रहेगा इतना। अब हम इसको यहाँ और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए हमारी 0 डिग्री है और ये मान लीजिए हमारी 23 हाफ, ठीक। एक कर्क रेखा, ये आपकी मकर रेखा। दोनों लाइनों को हमने देख लिया, कर्क रेखा और जो आपकी मकर रेखा है, इनको स्पेशली हमने देख लिया। अब देखिए, सूर्य का टेम्परेचर है तो हो सकता हो यहाँ जो टेम्परेचर हो वो आपका 20 डिग्री हो, ठीक। यहाँ जो आपका टेम्परेचर हो सकता हो यहाँ 15 हो, एक मान रहे हैं। हो सकता हो यहाँ भी 20 हो, ठीक। और हो सकता हो यहाँ टेम्परेचर 35 हो, यहाँ मान लीजिए 35 हो, ठीक। यहाँ 20 हो, यहाँ 15 हो, और यहाँ 35 हो, यहाँ मान लीजिए 15 हो, 10 हो,
10 हो और आपका 15 हो। ऐसे यानी कि अलग अलग जगह लोकल फैक्टर के हिसाब से भी टेम्परेचर में वेरिएशन आता है। अब देखिए, है तो सीधी लाइन ही, है तो कर्क रेखा ही, लेकिन यह कर्क रेखा पर होने के बाद टेम्परेचर वेरिएशन आता है। कैसे? कई पर्वत है, पहाड़ है, पठार है, मैदान है, उसी लैंड मास के हिसाब से प्रॉब्लम करता है। अगर टेम्परेचर सही है, मान लीजिए ऐसे 0 तो 20 में यहाँ जाएगी, फिर इधर आएगी, फिर 20 में ऊपर जाएगी। मान लीजिए यहाँ कैसा है, यहाँ मान लीजिए यहाँ भी 20 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी 20 पे। क्या हो जाएगी, 20 पे सीधी। और मान लीजिए यहाँ भी कैसी है, यहाँ भी 20 है और यहाँ 35 है, यहाँ कितना है, 35। तो पहले कहाँ उठी, ऐसे, फिर कहाँ झुकेगी, 15 पे, फिर 20 पे सीधी जाएगी, फिर 35, फिर 20। तो ये क्या है, आप देख रहे हैं 15 डिग्री है, 15 है, तो टेम्परेचर ऐसे, फिर ऐसे जाएगा 20 पे, फिर बिल्कुल आपका सीधी रेखा फिर झुकेगी, फिर यहाँ 35 होगा, मान लीजिए यहाँ 35 है तो ऊपर उठ जाएगी। तो टेम्परेचर के हिसाब से इनमें मुड़ाव आता है। कैसे आता है, इनमें मुड़ाव आता है। ध्यान रखना एक चीज, जो हमारी समदाब रेखा है, ये क्या है, ये अक्षांश रेखाओं के समान है। यानी किसके बराबर है, अगर यहाँ 0 डिग्री है तो ये समदाब रेखा इसके अनुसार ही टेम्परेचर वेरिएशन होगा, ऊपर नीचे या बिल्कुल सीधी भी हो सकती है। क्लियर है? ये बस आपको इतना पॉइंट इसमें ध्यान, और यही चीज आपको यहां पर दिखाने का प्रयास किया गया। टेम्परेचर बढ़ा, अब देखिए 20 था, नीचे गया, 10 था, टेम्परेचर और नीचे गया, यहाँ फिर बढ़ गया और घट गया। तो जहां पर होगा, जैसे होगा, ये समान दाब को मिलाएंगे। कैसे होगा, समान दाब को। तो समदाब रेखाएं पृथ्वी पर समान दाब की तरफ बढ़ती है। मान लीजिए यह 10 था, तो ये 10 आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर बढ़ा, अब सीधा लगा, सीधा फिर नीचे गिर गया, तो नीचे फिर सीधे। तो इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर अलग अलग स्थान पर अलग अलग समदाब रेखाएं पाई जाती हैं, होती अक्षांश रेखा के समानांतर। कहां होती हैं, अक्षांश रेखा के समानांतर। ध्यान रहेगा इतना, क्या होती है, अक्षांश रेखा के समानांतर ही हमारी ये रेखाएं पाई जाती। देख लिया इतना, अब समझिए। अब ताप का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब ताप का उल्टा होना। तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। अब देखिए, जैसे ही आप अगर आप हाइट पे जाएंगे, हाइट बढ़ी तो जो आपका टेम्परेचर था वो टेम्परेचर कम होगा। हाइट घटी तो जो आपका टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। यानी कि हाइट बढ़ने पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है। हाइट घटने पर तापमान बढ़ रहा है। तो क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो इसी महापिर क्रिया को, एक का प्रभाव जब दूसरे पर पड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। कैसा है ये, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमण, ठीक है। यानी कि एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ रहा है। हाइट बढ़ रही है, टेम्परेचर घट रहा है, हाइट घट रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये सीधा सा फंडा है। तो व्युत्क्रमण का मतलब है कि मैं कुछ करता हूं वो कुछ हो जाता है, तो वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर है, ये हमको जानना, जिसे हम क्या कहते हैं, हासमान दर कहते हैं। हासमान दर यानी कि हाइट के बढ़ने से, ठीक, जिस दर से तापमान घटता है उसको हास दर कहते हैं। मान लीजिए हम हाइट पर गए 200 मीटर पर, 200 मीटर अच्छा नहीं होगा समझाने के रूप में, मान लीजिए हम गए 1500 मीटर की हाइट पर, और 1500 मीटर की हाइट पर जाने पर हमारा 2 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ, या मान लीजिए यहां पर 23 डिग्री टेम्परेचर था,
अब इसके बाद हम पहुंच गए 2500 डिग्री पर, और 2500 डिग्री पर पहुंचने पर यहां पर हमारा टेम्परेचर आपका शायद हो सकता है कि -5 चला जाए, या हो जाए कि यहां पर टेम्परेचर आपका 0 हो जाए। क्लियर है? या ऐसे समझिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। 1500 पर कितना था? 23। ठीक, लेकिन जैसे ही हमने 2500 की हाइट पकड़ी, ये टेम्परेचर हो सके 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। कितना हो जाए? 18 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि अलग अलग ऊंचाई के हिसाब से तापमान घट रहा है। ठीक, तो हाइट के बढ़ने के हिसाब से जिस दर से टेम्परेचर घटता है उसी दर को कहते हैं ह्रासमान दर। ठीक, हो सकता है ये हमने 1000 की हाइट चलाई, और इस 1000 की हाइट को हमने स्पेशली देखा कि यहां पर टेम्परेचर 20 था। ठीक, हम 1000 से 1500 आ गए, 1500 की हाइट पर आ गए, यहां टेम्परेचर 17 हो गया। 1500 से हाइट पर हम 2000 की हाइट पर पहुंच गए, यहाँ टेम्परेचर 15 है, और हमने जैसे 2000 को पार किया, हो सकता है टेम्परेचर आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाए। तो ऊंचाई के हिसाब से क्या हो रहा है? तापमान ह्रास हो रहा है। क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। क्लियर है? तो हाइट के अनुसार बढ़ रहा है। क्लियर है? ठीक, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, हर जगह जो आपके पर्वत हैं जरूरी नहीं समान हाइट से तापमान समान आपका घटे या बढ़े। तो वहां पर भी क्या होता है, अलग अलग जगह पर क्या हो सकता है, अलग अलग तापमान हो सकता है। ये सारी चीजें कैसे हो सकती हैं? अलग अलग हो सकती हैं। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना। समझ आया? तो कहीं पर 17 डिग्री सेंटीग्रेड, कहीं पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 3000 की हाइट पर हो जाए या 2500 की हाइट पर हो जाए, अलग अलग माना है। तो हाइट के हिसाब से टेम्परेचर घट या बढ़ रहा है। ये हमको कई बार स्थिति बदल जाती है, सामान्य ह्रास दर उल्टा हो जाता है, इसे तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। थोड़े समय के लिए होता है कि काफी समय घटता है। सर्दियों में मेघ लंबी रातें, जब बादल वाली रातें होती है तथा शांत वायु होती है, तो व्युत्क्रमण की जो आपकी दशा है वो हमें दिखाती है। इन दोनों में पर्याप्त ऊष्मा रात के समय में विकिरण कर देती है। सुबह तक कह रहे हैं कि उल्टा जाता है कि लंबी रात शांत वायु दिन में प्राप्त ऊष्मा के समय में विकिरण कर देती है, और सुबह में अपने में ऊपर हवा को ठंडी हो जाती है, और ध्रुवीय क्षेत्र में वर्ष भर तापमान व्युत्क्रमण रहता है। कैसा रहता है? तापमान व्युत्क्रमण रहता है। क्लियर है? पृष्ठीय व्युत्क्रमण वायुमंडल के निचले स्तर को बढ़ा देता है। धुआं धूल कण व्युत्क्रमण का स्थिति काफी नीचे होकर चारों ओर फैल जाती है। इससे वायुमंडल का स्तर निम्न भर रहता है। सर्दियों में सुबह घने कोहरे की रचना सामान्य घटना है। कहे अचानक टेम्परेचर बढ़ जाए। क्लियर है? तो ऐसी घटना हो सकती है। व्युत्क्रमण कुछ घंटे तक ही रहता है, यानी कि परमानेंट नहीं रहता। उसका कुछ समय है, हो सकता 2 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे तक रहे, परमानेंट नहीं रह सकता। सूर्य के ऊपर चढ़ने के साथ पृथ्वी गर्म होने लगती है और तापमान समाप्त हो जाता है। टेम्परेचर अचानक कम चला गया। सर्दियों में क्या होता है, साफ रात है, क्लियर है, हीट गई, पूरी हीट को एब्जॉर्ब कर लिया या उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया, तो पृथ्वी अचानक ठंडी हो गई। ठंडी होगी तो टेम्परेचर कैसे तुरंत नीचे चला, क्या होगा, तुरंत बढ़ जाएगा। तापमान के गर्म होने के साथ साथ यह सामान्यता हो जाती है। पृथ्वी गर्म, वापस से कोहरा वोहरा सब खत्म। आप देखते हैं जैसी धूप निकलनी शुरू होती है या एटमोस्फेयर अब गर्म होना शुरू होता है तो कोहरा हट जाता है। कोहरा कितने रहता है, रात में आना शुरू होगा, सुबह 10, 11, 12 बजे तक रहेगा, 11 बजे तक साफ हो जाता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका पूरा दिन बना रहता है। क्लियर है? तो टेम्परेचर के कारण ही ये चीजें होती हैं, टेम्परेचर आने पर साफ हो जाता है। पहाड़ी और पर्वत क्षेत्र में वायु का अपवाह के कारण व्युत्क्रमण की उत्पत्ति होती है। पहाड़ी और पर्वतों में, पहाड़ियों
तथा पर्वतों में रात ठंडी हुई है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रभाव में भारी घनी होने के कारण लगभग जल कार्य करता रहता है। ढाल के साथ ऊपर होती है और यह घाटियों में तली में हवा गर्म और नीचे एकमात्र हो जाती है। इसे वायु अपोहा कहते हैं। क्या हो रहा है दोबारा देखते हैं। पहाड़ी तरह पर्वतों में रात में हवा ठंडी हो जाती है और गुरुत्वाकर्षण बल कारण भारी। भाई अगर ठंडी कब होगी? जब पानी का कंटेंट आपका ज्यादा होगा। गर्म कब होती है? आप गर्म होकर वेपराइज होकर ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठेगी तो नीचे प्रेशर कम हो जाएगा, तो प्रेशर कम होगा यानी कि टेम्परेचर आपका ज्यादा रहेगा। लेकिन हवा अगर भारी हो रही है तो यानी कि टेम्परेचर कम है, प्रेशर ज्यादा हो रहा है और गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से और खींचता है, जिसके कारण जल की वहां भारी होती है और घने होने के कारण जल की तरह कार्य करती है। ढाल के साथ साथ ऊपर नीचे उतरती है, तो ढाल पर चढ़ेगी और उसके साथ ही क्या हवा नीचे उतर जाती है। क्लियर है? ये भी एक फैक्टर है, उसके साथ ऊपर चढ़ती है और उतरती है। इसे वायु अपोहा कहते हैं। पाले और पौधे की रक्षा करते हैं। जो पाला और पौधा है वो सब इसी में आपका होते हैं और ये रक्षा के रूप में आपको दिखाई देता है। अब हम पढ़ेंगे प्लांक का नियम। प्लांक का नियम बताता है कि एक वस्तु जितनी गर्म होती है उतनी ही अधिक ऊर्जा की विकिरण करेगी, उतनी ही तरंग दैर्घ्य को लघु होती है। 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंश सेल्सियस को बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही विशिष्ट है। तो 1 ग्राम पदार्थ तापमान में 1 सेल्सियस पदार्थ बढ़ने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, 1 ग्राम को बढ़ाने के लिए, यानी एक कोई पदार्थ है, उस पदार्थ को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जितना टेम्परेचर उसको चाहिए, वही है उसकी विशिष्ट ऊष्मा। क्लियर है? गुप्त ऊष्मा अलग होती है। प्लांक का नियम क्या कह रहा है? एक वस्तु में जितनी गर्म होती है वह उतनी अधिक ऊर्जा का विकिरण करेगी। जितना अधिक चीज होगा उतनी ऊर्जा को अधिक गर्म करेगी। देखिए कोई पिंड है, कोई आपका पदार्थ है, वो जितना अधिक गर्म हो जाएगा बाद में वो चीजों को उतना ही छोड़ना है, क्योंकि उसको बाद में ठंडा भी तो होना है। जितना गर्म होगा उतनी विकिरण को छोड़ेगा। उसकी तरंग दैर्घ्य उतनी लघु होती है। लघु मतलब छोटी होती है। क्लियर? वो लॉन्ग टेरेस्ट्रियल आपका वेव की तरह नहीं जाती, वो कैसे जाएगी? शॉर्ट की जाएगी। ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। क्लियर है? तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है? देख लिया तो किस तरीके से ये सारा जो होता है पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो एक बार फटाफट से आप पूरे चैप्टर पर नजर दौड़ा लीजिए। कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है किसी प्रकार का बजट को लेकर, और अलग अलग आप रेखाओं को देखिए। अब यहाँ आपको तापमान विक्रमण दिखाई देगा। अब यहाँ कितना है? 10 है, और देखिए नीचे गिर गया, फिर बढ़ा, फिर सीधा रहा, फिर ऊपर, इस तरीके से। तो यहाँ देखिए 20 डिग्री था। अब समझिए, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। यहाँ 20 डिग्री, यहाँ घट गया होगा, यहाँ वापस बढ़ा, यहाँ बढ़ा, ये कुछ ऊपर नीचे रहा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर मान लीजिए है कुछ आपके समान जैसा रहा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, इस तरीके से ये जो है हमको इसमें दिखाई देता है और इसमें हमको ये सारी चीजें देखने के लिए भी मिल जाए। तो हमें अलग अलग रूप से ये सारी चीजें। अब देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन इसमें आपका चैप्टर के अंतर्गत कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन है जो मैंने बताया है, वही सब कुछ इसमें है। आइए देखना शुरू करते हैं, अभ्यास करेंगे। पहले क्वेश्चन का ए पार्ट है, निम्नलिखित में से किस अंश पर अक्षांश पर 21 जून की दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? यानी कहा जा रहा है कि 21 जून को सूर्य किरणें किधर होती है। क्लियर है? अभी मैं इसमें एक और चीज बताऊंगा, इसमें अक्षांश दिए हैं लेकिन इसको हम दूसरे रूप में भी बता सकते हैं ऑप्शन को। चलिए पढ़िए, पहले सबसे पहले करें, पढ़ें और हम दूसरे क्वेश्चन पर आगे चलते हैं। नहीं आया समझ? तो 21 जून उत्तरी गोलार्ध और जगह है आपका कर्क रेखा।
कुछ आया समझ? ढूंढिए, फटाफट करिए ताकि आपको क्लियर हो। बड़ा आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शहर में रात ज्यादा लंबा, दिन ज्यादा लंबा होता है? अरे दिन ज्यादा लंबा कहाँ होगा, पहले समझिए। जो जितना 0 डिग्री के पास होगा वहां पर दिन ज्यादा लंबा होगा, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें लंबी पड़ती है। जो जितना दूर होगा सूर्य से, उसमें रातें लंबी और दिन छोटे होंगे, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें आपकी तिरछी पड़ती हैं, लेट से पहुंचेंगी और जल्दी वापस आ जाएगी। भाई ये तो मैकेनिज्म है सीधा। मुझे बताइए कहां होगा? तो इसका आंसर मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो तिरुवनंतपुरम होना चाहिए, क्योंकि ये 0 डिग्री के बड़े नियरेस्ट है। क्लियर है? बड़ा सीधा सा और सरल सा कॉन्सेप्ट है, बस एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरी कहानी घूम रही है। ये है 0 डिग्री, ये 23 हाफ, ये भी 23 हाफ, ये 23 हाफ, ये 23 हाफ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये 0 डिग्री, ये कर्क रेखा और ये आपकी मकर रेखा। क्लियर है? ये जो दिखाई देगा, सूर्य अगर यहाँ है वो आपको दिखाई देगा, और यहाँ है वो कब। तो जब सूर्य यहाँ शिफ्ट होता है वो कब पहुंचता है? 21 जून को, और यहाँ कब पहुंचता है? 23 सितंबर को। और यहाँ वो 2 डेट हैं जब वो 0 डिग्री पर आता है। देखिए 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़ेंगी? कर्क रेखा। अब देखिए, भारत की कर्क रेखा कहां से निकलती है? बीचों बीच से निकलती है। तो सूर्य के नियरेस्ट कौन है? ये अब आपका तिरुवनंतपुरम। ये क्या है? बिल्कुल इसके पास है, क्योंकि 8 डिग्री कुछ मिनट के आसपास है, 0 के नियरेस्ट है। तो यहाँ क्या होगा? जो आपका दिन है वो कैसा होगा? लंबा होगा, और जो रात है वो कैसी होगी? छोटी होगी। ये कहानी है कहाँ की? 0 डिग्री की। और हम बात करते हैं ध्रुवों की। ध्रुवों पर क्या होगा? ध्यान देना है। ध्रुवों पर, ध्रुवों पर क्या होगा? रात लंबी और दिन छोटा। क्लियर है? ये आपको ठीक। क्वेश्चन का आंसर तो वहां से बन जाएगा। सूर्य निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडल गर्म होता है? बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है, और ऐसा नहीं है आप ये नहीं कह सकते। पूरा मैंने आपको दिखाया होगा जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि कैसे किरणें आती हैं, कैसे जाती हैं। देखिए किससे? लघु पार्थिव विकिरण के माध्यम से सूर्य गर्म होता है। क्या होता है? हमारा वायुमंडल गर्म होता है। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? लघु पार्थिव विकिरण, सौर किरण। ये इसका आंसर हो जाएगा। सूर्य तप, सूर्य से आने वाली किरणें। एल्बिडो, किसी वस्तु से परावर्तित प्रकाश का प्रतिशत। समदाब रेखा, समान ताप को स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। वार्षिक तापांतर, सबसे कोणीय और शीत महीने के बीच के ताप का अंतर। क्लियर है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने पढ़ा हो और फैक्चुअल बेस पर ना हो। क्लियर है? चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।